कोई प्रोसेस कब केमिकल इक्विलिब्रियम में, वो कौन सी कंडीशन आ जाती है कि हम कहते हैं कि सर वो केमिकल इक्विलिब्रियम में? जब सब प्रोडक्ट हो जो मतलब रिएक्टेंट क्वांटिटी इक्वल हो जाए, क्वांटिटी इक्वल हो जाती है प्रोडक्ट की और रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है इक्वल हो जाता है दोनों। चलिए भैया, और कोई बताएगा भाई कब कहेंगे कि कोई प्रोसेस या कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है? उसकी एक शर्त होती है। या तो आप दो तरह से कह सकते हैं, या तो आप ये कहिए कि सर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए, तब कहेंगे कि वह इक्विलिब्रियम में है। या दूसरा ये कहिए कि टाइम के साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में, टेम्परेचर में, प्रेशर में अगर कोई चेंज नहीं होता है तो उस समय भी हम कहेंगे कि रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम है। तो दो तरीके से आप इक्विलिब्रियम स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम फिगर के माध्यम से हम इक्विलिब्रियम स्टेट को कैसे दिखाएंगे। अगर हमको फिगर के माध्यम से इक्विलिब्रियम स्टेट को दिखाना है तो हम उसको कैसे दिखाएंगे? ठीक है, ये बताइए, जो आप कह रहे हैं सर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो रिएक्शन का रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है? हाँ, रिएक्शन का रेट जो है कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। यानी इसका मतलब है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो रेट कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। ये सब आप BSc पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। और अगर कंसंट्रेशन कम होगा तो फिर रेट भी आपका कम होगा। तो देखिए हम एक रिएक्शन लिख रहे हैं और फिर उसमें हम लोग रेट की बात जो है करेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारा कोई जनरल रिएक्शन है जिसमें A प्लस B और चेंज हो रहा है C प्लस D। ठीक है, देखिए शुरू में जब भी हम रिएक्शन लेंगे, रिएक्शन का मतलब जब रिएक्टेंट लेते हैं तो उस समय उसका कंसंट्रेशन मैक्सिमम एक तरह से होता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है A और B का कंसंट्रेशन घटता जाएगा। क्यों घटेगा? क्योंकि दोनों कंज्यूम होंगे और कंज्यूम होके C और D का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे आपका रिएक्शन प्रोसीड करेगा A और B का कंसंट्रेशन घटेगा और C D का कंसंट्रेशन ठीक उसी रेट से बढ़ना जो है शुरू होगा। तो इस तरह का प्रोसेस जो है केमिकल रिएक्शन में होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर टाइम इनिशियल की बात करें, टाइम t इक्वल टू 0, अगर टाइम t इक्वल टू 0 है तो उस समय तो आपके पास केवल रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट तो तब आएगा जब कुछ देर तक केमिकल रिएक्शन हो। ये तो भाई हम फाइनल रिजल्ट लिखे हैं। अगर हम बात करते हैं कि सर इनिशियल में क्या क्या आपके पास होगा, तो आपका आंसर होगा कि सर इनिशियल में केवल हमारे पास A और B होंगे, क्योंकि उसी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना है। तो जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो उस समय हमारे पास केवल A B है, C और D 0 होंगे क्योंकि वो आए ही नहीं है। ठीक है, तो अब A और B होंगे, A B का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा। तो आप कह रहे हैं सर कि जब कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा तो रेट ज्यादा हो। यानी शुरू में प्रोडक्ट का रेट ज्यादा होगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन घटेगा, मीन्स रेट भी घटेगा। और रिएक्टेंट का शुरू में जो है प्रोडक्ट का शुरू में रेट 0 होता है। शुरू का मतलब इनिशियल में। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है इसका रेट धीरे धीरे बढ़ता है। एक ऐसा टाइम आता है रिएक्टेंट का रेट घटते घटते और प्रोडक्ट का रेट बढ़ते बढ़ते दोनों सेम हो जाता है। उस समय हम कहेंगे कि रिएक्शन हमारा जो है इक्विलिब्रियम है। इस बात को देखिए, हम फिगर के माध्यम से इसको दिखाना चाहते हैं कि कब कहेंगे कि सर ये इक्विलिब्रियम स्टेट है। तो ये देखिए हमने इधर लिख दिया रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन या केवल रेट भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन या रेट हो गया, इधर जो है टाइम हो गया, यहां पर ये 0 वाला लाइन है। तो जब टाइम t 0 होगा
तो जो रिएक्टेंट का रेट होगा वो मैक्सिमम होगा, ये देखिए यहाँ, और प्रोडक्ट का जो रेट होगा वो मिनिमम होगा, वो 0 पर होगा। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इसका रेट घटेगा और इसका रेट बढ़ेगा। ये देखिए इसका बढ़ रहा है और इसका रेट धीरे धीरे घट रहा है। ये देखिए 0 से बढ़ता गया और ये मैक्सिमम से धीरे धीरे घटता गया। एक ऐसा टाइम मिल रहा है जहां पर कि दोनों का रेट जो है मिल गया। अब इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो यह जो आपको लाइन मिलेगी, इस पूरे लाइन पर जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेट समान होगा। तो इसके बाद वाला जो पोर्शन है इसी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। ये जो पोर्शन मिल रहा है इसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। आप यहाँ देख लेंगे टाइम के साथ इसके रेट पर कोई अंतर नहीं पड़ा, चाहे प्रोडक्ट हो या, तो इस तरह से हम जो है फिगर के माध्यम से भी इक्विलिब्रियम स्टेट को दिखा सकते। लेकिन दो तरह से इक्विलिब्रियम को डिफाइन करेंगे सर। एक तो ये कि सर वह कंडीशन आ जाए जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए, या दूसरा ये कहिए कि सर टाइम के साथ जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनके कंसंट्रेशन में, टेम्परेचर में, प्रेशर में अगर कोई चेंज नहीं होता है तो उस समय कहेंगे कि रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट। तो दो तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। लिखिए the state of reversible reaction, the state of reversible reaction in which the concentrations of the rate of reversible reaction in which the concentrations of the reactants and products become constant, that is do not change with time, is called chemical equilibrium, और अब आप फिगर बनाएंगे जो है, ये जो हमने फिगर बनाया है
इधर से जो ऊपर से आ रहे हैं इसको कहेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा तो धीरे धीरे वो घटेगा। और ये आएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, प्रोडक्ट जब बनेगा तो धीरे धीरे इसका रेट जो है बढ़ेगा। तो ये 0 से स्टार्ट होगा, इसका रेट बढ़ेगा और वो मैक्सिमम से धीरे धीरे घटेगा। एक ऐसा पॉइंट मिलेगा पर्टिकुलर टाइम पर जहाँ पर दोनों का रेट कांस्टेंट हो जाएगा, और फिर इसके बाद टाइम के साथ उसके रेट में जब कोई चेंज ना हो तब कहेंगे कि वह आपका इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ठीक है ना? चलिए देखिए, बात क्या आती है कि जब कोई प्रोसेस या कोई रिएक्शन जब केमिकल इक्विलिब्रियम में आ जाता है, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट में, तो उस समय उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो जरा हेडिंग दे दीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के गुण, उसके क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, ये डिस्कस करना। ठीक है? देखिए जरा, केमिकल इक्विलिब्रियम हैज द following characteristics. Has the following characteristics. चलिए फर्स्ट नंबर, at a given temperature, गिवन मैंने पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। एट ए गिवन टेम्परेचर सर्टेन ऑब्जर्वेबल जिसको हम मेजर कर सकते हैं, सर्टेन ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज सच एज प्रेशर, concentration, pressure, such as what we, such as pressure, comma concentration, comma density, ORR, color will be constant, चलिए पहला पॉइंट देखिए। पहला पॉइंट का मतलब यह है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं, उसी को डेंसिटी कर रहे हैं, उसी को घुमा के कलर की भी बात कर रहे हैं। सेकंड नंबर, केमिकल इक्विलिब्रियम can be attained from either direction, देखिए कह रहे हैं कि हम केमिकल इक्विलिब्रियम किसी भी डायरेक्शन से अचीव कर सकते हैं। कैन बी अटेंड आइदर डायरेक्शन का मतलब ये देखिए जो है A+B, और ये जनरल रिएक्शन हमने लिखा है, तो या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके प्राप्त कीजिए या बैकवर्ड डायरेक्शन में आके, किसी भी डायरेक्शन से हम केमिकल इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हैं। ठीक है ना? ये नहीं कि केवल फॉरवर्ड में जाएंगे तभी मिलेगा, वो किसी भी डायरेक्शन से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड नंबर, केमिकल इक्विलिब्रियम डायनेमिक इन नेचर,
डायनेमिक इन नेचर। तीसरा पॉइंट है, अब इसका मतलब समझिए। जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं कि सर जब इक्विलिब्रियम अडॉप्ट कर लेगा तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा, तब तो आपको लगेगा कि नहीं कुछ इधर हो रहा है या कुछ इधर हो रहा है, तो आप सोचेंगे कि रिएक्शन स्टॉप कर गया। ऐसा नहीं होता। जब केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो रिएक्शन कांस्टेंट रेट से होता रहता है। अब यह है कि रेट कांस्टेंट हो गया, जिस रेट से सी डी में चेंज हो रहा है उसी रेट से वो ए बी में चेंज हो रहा है, इसलिए हमको चेंज जो है मालूम नहीं हो रहा। लेकिन चेंज मालूम न होने का मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन हमारा स्टॉप कर गया। इक्विलिब्रियम आने पर रिएक्शन जो है डायनेमिक रहता है, जिसको हम कहते हैं कि साम्यावस्था गतिक होता है, मतलब वो हमेशा कांस्टेंट रेट से होता रहेगा, वो स्टॉप नहीं करेगा। अगला पॉइंट, ये कैटलिस्ट का है, ये कैटलिस्ट का है। चलिए बात पहले सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई केमिकल रिएक्शन है, हमने यहाँ पर कैटलिस्ट लगा दिया, हमने कैटलिस्ट लगा दिया और आपने कहा कि सर ये इक्विलिब्रियम, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि हम उसी की बात कर रहे हैं। तो ये सोचना है कि कैटलिस्ट लगा देने से क्या इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा कि वही रहेगा, ये सोचिए। अच्छा इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा, तो चेंज हो जाएगा तो वो किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा? अच्छा फॉरवर्ड में जाएगा। कैटलिस्ट भी दो तरह के होते हैं, एक नेगेटिव कैटलिस्ट होता है, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो किस कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं? अच्छा पॉजिटिव। जब पॉजिटिव जब लगा दोगे तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा नया इक्विलिब्रियम। देखो ऐसा है, कैटलिस्ट कभी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता है। कैटलिस्ट क्या करता है, टाइम पीरियड को कम ज्यादा करता है। कैटलिस्ट टाइम पीरियड को कम ज्यादा करेगा। होगा ये कि जब पॉजिटिव कैटलिस्ट लगा दोगे तो रेट बढ़ा देगा। जब रेट बढ़ा देगा तो सपोज करो कि इक्विलिब्रियम आपका 5 घंटे में अचीव हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम 3 घंटा में अचीव हो जाएगा। लेकिन अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो वो इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। कैटलिस्ट केवल इक्विलिब्रियम अडॉप्ट करने के टाइम पीरियड को कम या ज्यादा कर सकता है। आप ऐसे भी सुने होंगे कैटलिस्ट रिएक्शन में कभी इन्वॉल्व नहीं होता है। ये नहीं है कि वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने लगेगा। अगर वह इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहा है, इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन को चेंज कर रहा है। और कैटलिस्ट का केवल रोल रहता है जैसे भैया आया वैसे वापस हो गया। तो कैटलिस्ट कभी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेगा, केवल वह इक्विलिब्रियम अडॉप्ट करने के टाइम पीरियड को कम या ज्यादा कर सकता है। तो अगर आप पॉजिटिव कैटलिस्ट लगाए तो इक्विलिब्रियम जल्दी से मिल जाएगा, नेगेटिव कैटलिस्ट लगाए तो रेट को स्लो कर देगा, तो इक्विलिब्रियम अडॉप्ट करने का टाइम पीरियड बढ़ेगा। ये जो तुम कह रहे हो कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, वो ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। वहां पर है कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अब जब डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर वो दोबारा मेंटेन भी करता है, ये नहीं है कि मेंटेन नहीं कर देता। तो उसको मैं वहाँ डिस्कस करूँगा। लेकिन आप सीधा जानिए कि अगर कोई रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में है तो कैटलिस्ट लगाने पर भी वह इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि कैटलिस्ट केवल टाइम पीरियड को कम या ज़्यादा कर सकता है। तो लिखिए जरा, ये कैटलिस्ट का है हास्टेंस। हास्टेंस माने शीघ्रता से, जल्दी से। हास्टेंस ORR डिले, डिले द अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम। हास्टेंस ORR डिले द अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम। But does not change the
but does not change the state of equilibrium, but does not change the state of equilibrium. इक्विलिब्रियम स्टेट को वो चेंज नहीं करेगा। तो ये आपका केमिकल इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स हुए जो है, ठीक है ना। ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए अब इसके बाद जरा हेडिंग दे दीजिए, एक्टिव मास किसको कहते हैं। पता ना आप लोगों को याद भी है। हाँ केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करे तो उसको तो रिएक्टेंट कहेंगे ना। केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्टेंट के साथ जो आता है न्यूमेरिकल वैल्यू। चलिए जो हेडिंग दे दीजिए एक्टिव मास को। देखिए इसको हिंदी में कहते हैं, हेडिंग दे दीजिए सक्रिय द्रव्यमान। हिंदी में कहते हैं सक्रिय द्रव्यमान। और दूसरा समझिए एक्टिव मास का मतलब है कंसंट्रेशन। अभी देखिए जैसे मान लीजिए ए हमारा एक सिंपल लेटर है, लेकिन जैसे ए को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे हम कहेंगे एक्टिव मास ऑफ ए, और उसी को आप घुमा के कहेंगे सर कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो एक्टिव मास में सीधा कहिए सर कंसंट्रेशन। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो देखिए इसको डिफाइन करने का तरीका है। कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर। तो हम कहेंगे कि एक्टिव मास क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम। हम एक्टिव मास को डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, यानी मोल पर लीटर जो कंसंट्रेशन है उसी को हम कहते हैं एक्टिव मास। ठीक है, तो लिख लीजिए जरा, active mass is defined as active mass is defined as इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे the number of moles present in unit volume the number of moles present in unit volume। ब्रैकेट में लिखेंगे वॉल्यूम के आगे 1 लीटर और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज, इन्वर्टेड कॉमा वो कर दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। ये आपकी एक्टिव मास की डिफिनीशन है। देखिए अभी हमने बताया था नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम का मतलब 1 लीटर। फार्मूला अभी मैं लिखूंगा, विचार में आऊंगा। दूसरी बात ये भी जानना है कि एक्टिव मास को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो अभी हमने यहाँ लिखा था कैपिटल ए, कहा था कि ये सिंपल लेटर है, और जैसे इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे हम इसको कहेंगे एक्टिव मास ऑफ ए। यानी एक्टिव मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से। लिखे जरा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, अब ये स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, इसका सिंबल केवल सिंबल बनाना है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये सिंबल बनाएंगे, ये सिंबल है। हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब फार्मूला लिखिए एक्टिव मास इक्वल टू active mass is equal to number of moles divided by volume in liters। number of moles divided by volume,
और वॉल्यूम हमारा किस में रहेगा, लीटर में रहेगा। ठीक है। अब बात सुनिए जरा इधर। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि आप 1 मोल NaCl ले लीजिए, ये कह रहे हैं ना नंबर ऑफ मोल्स, कि आप 1 मोल NaCl ले लीजिए, 10 मोल NaCl ले लीजिए। तो अगर हम कहते हैं कि 1 मोल NaCl ले लीजिए तो आप कितना लेंगे? भाई वहाँ फार्मूला में लिखा है नंबर ऑफ मोल्स, हम कह दिए कि आप 1 मोल NaCl ले लीजिए तो कितना लेंगे? 1 ग्राम लेंगे कि कुछ और ग्राम लेंगे? सर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे जो इसका क्या होगा सर जो इसका वेट होगा, जो मॉलिक्यूलर जो इंडिकेटर होता है, अच्छा मॉलिक्यूलर यस सर, जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कुछ हटो, टेम्परेचर प्रेशर तो नॉर्मल तो रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट वाला बताओ कितना लोगे? सर उसका जो इंक्लूड होगा ना, इसका Na का कितना एटॉमिक नंबर है उसका, उन दोनों का इंक्लूड होगा। एटॉमिक नंबर की एटॉमिक मास? एटॉमिक नंबर सर, मास होगा, मास एटॉमिक मास। यस सर। और जितना नंबर ऑफ मतलब वेट ग्राम में आएगा उससे डिवाइड करते हैं, तब जितना था जैसे अच्छा चलिए भाई देखो, जैसे ये बता रहा है, देखिए कि 1 मोल लेने का मतलब ये बता रहा है कि सर मोल निकालेंगे, ये जो है बता रहा है कि सर मोल का हम ही जानना चाहते थे। बात वही है कि अगर 1 मोल NaCl लेना हो तो कितना लेंगे? देखिए मोल का मतलब होता है उसके एटॉमिक वेट के बराबर, मोल का मतलब होता है उसके एटॉमिक वेट के बराबर। तो देखिए अब इसमें जो है NaCl में 2 एटम है, एक Na है दूसरा Cl है। Na का आप जानते हैं 23 होता है और Cl का 35.5 होता है, दोनों को जोड़ दीजिए यानी 58.5 ग्राम। कहिए कि सर इतना ग्राम अगर लेंगे तो ये आपका 1 मोल का है। इसी को ये देखिए, ये बता रहा था हमको कि सर जितना ग्राम आएगा उसके मॉलिक्यूलर वेट से भाग दे दीजिएगा, तो NaCl का मॉलिक्यूलर वेट भी यही आएगा, तो 1 मोल आपको निकल जाएगा। तो वो 1 मोल निकालने का तरीका, ठीक है। 1 मोल लेना है तो कितना लेंगे? तो आप कहेंगे सर 58.5 ग्राम अगर NaCl लेते हैं तो वह 1 मोल के बराबर, ठीक है। मान लीजिए हम कहते हैं कि 2 मोल NaCl ले लीजिए तो कितना लेंगे? हाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मोल का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मान लीजिए अगर जो हम कहते हैं 10 मोल NaCl ले लीजिए तब तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करें, भाई जितना मोल कहेंगे उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब बात सुनिए, जो है कभी कभी ये होगा कि वो सीधे सीधे मोल नहीं देगा, वो ये कहेगा कि इतना ग्राम इतने लीटर में डिजाइन, इतना ग्राम इतने लीटर में डिजाइन में। तो उस कंडीशन में आप सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालें। कैसे निकालेंगे? तो जो देखिए यही अभी फार्मूला बताया था कि सर एटॉमिक वेट को जोड़ेंगे और फिर जो उसका जो है टोटल जो है मास है उससे आप इसको डिवाइड करेंगे, तो इसका 58.5 होगा जो है। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मोल हो जाएगा 1 मोल। ये देखिए अगर आप कहते हैं कि हमने 2 मोल NaCl लिया तो 2 मोल के लिए क्या करेंगे? 58.5 का गुना कीजिए तो कितना होगा? 0 हो गया, 8 दूनी 117। अगर 117 ग्राम आप लिए हैं तो इसका मतलब है कि आप 2 मोल NaCl लिए। अगर 117 ग्राम लिए हैं तो 2 मोल, यानी इसका मतलब है कि जो भी ग्राम होगा उसको एटॉमिक वेट से भाग देंगे तो आपको नंबर ऑफ मोल जो है मिल जाएगा। तो इस तरह से भी आपसे कहें, एक तो सीधे कह दिया कि सर इतना लीटर इतना मोल इतने लीटर में डिजाइन में, तब तो बात समाप्त हो गई। मोल लिखेंगे, लीटर लिखेंगे, जो आएगा वो कंसंट्रेशन हो जाएगा, एक्टिव मास हो जाएगा। लेकिन ये भी कहेगा कि सर इतना ग्राम जो है इतने लीटर में डिजाइन, तो जब ग्राम कहेगा तो सबसे पहले हम उसको जो है नंबर ऑफ मोल में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? तो जिसका ग्राम कह रहा है जिस सबस्टेंस का, उस ग्राम को उसी सबस्टेंस के मॉलिक्यूलर वेट से भाग दे देंगे तो नंबर ऑफ मोल हमको मिल जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि अगर ग्राम के टर्म में है तब इस फार्मूला को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और इस फार्मूला को इस तरह से लिखेंगे।
weight of substance divided by atomic weight of that substance, उसी का एटॉमिक वेट भी रहेगा, एटॉमिक वेट ऑफ दैट सब्सटेंस, और नीचे तो यही रहेगा वॉल्यूम इन लीटर। लिख लीजिए फार्मूला। वेट ऑफ सब्सटेंस जितना ग्राम कहेगा वो, और जो सब्सटेंस डिजॉल्व है, जैसे मान लो कह रहे हैं कि कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट का एटॉमिक वेट लेना पड़ेगा डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। इसके बाद राइटिंग लॉ ऑफ मास एक्शन, सक्रिय द्रव्यमान का नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन, सक्रिय द्रव्यमान का नियम। ये बताइए, ये दोनों अगर रिएक्शन आपके सामने हो और आपको दोनों में अंतर बताना है, किसी को समझाना हो कि सर दोनों में क्या अंतर है, तो दोनों तो आपको देखने में केमिकल रिएक्शन में लग रहे हैं, तो दोनों में अंतर अगर आपको बताना होगा तो आप क्या बताएंगे? अगर किसी को बेसिक चीज बताना हो कि सर इसमें क्या हो रहा है, तो या तो कहिए दूसरा रिएक्शन में तीसरे रहना। सर हाँ बोलिए। जो ए है वो जितना मतलब उसके पास क्वांटिटी है उतना ही वो प्रोडक्ट में हो जाता है, लेकिन इसका नंबर ऑफ जो रिएक्टेंट है वो है मिलकर एक बना रहा है। ये दूसरा रिएक्शन है। सब पहला रिएक्शन है, कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है वो डायरेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ बी के बराबर है। हाई हाई बताओ, हाई ये पहला दूसरा ये बताओ। जो एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो हाँ देखो, ये कहोगे कि सर यहाँ पर सिंपल डिसोसिएशन, यहाँ पर जो है एसोसिएशन, आप ये बाइफर ये नहीं करेंगे कि ये मोल वो मोल जो है कुछ लगे इसका क्या मतलब है, इसीलिए आपने देखो यहाँ पर सिंपल कहोगे सर यहाँ पर डिसोसिएशन हो रहा है और यहाँ पर एसोसिएशन हो रहा है, दोनों में यही अंतर है। अब यहाँ कह सकते हो कि सर प्रोडक्ट हमको क्लियर नहीं, तो यहाँ क्लियर है ना, लेकिन जब यहाँ एक ही रहेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें जरूर कुछ न कुछ चेंज होगा। तो ये दो तरह का रिएक्शन है। ये क्या आप सिंपल कहेंगे सर यहाँ पर जो है केवल डिसोसिएशन हो रहा है और यहाँ पर एक तरह से जो है केमिकल रिएक्शन टाइप का हो रहा है, ठीक है। तो देखिए वुडवर्ड साहब ने दोनों के लिए नियम बनाया। वुडवर्ड और बाकी साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने सक्रिय द्रव्यमान का नियम दिया था। उनका कहना है कि कोई अगर सबस्टेंस है, जैसे ये आपका सबस्टेंस है, या कहिए कि कैल्शियम कार्बोनेट हमारा एक सबस्टेंस है, कोई अगर सबस्टेंस है तो उसका रेट उस सबस्टेंस के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। यानी इस केस में अगर रेट लिखेंगे तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए के सक्रिय द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। अगर कोई केमिकल रिएक्शन है तो उस केस में जो केमिकल रिएक्शन का जो रेट होगा वो प्रोपोर्शनल होगा जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट से नहीं मतलब है, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनके एक्टिव मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोडक्ट से हमसे नहीं मिला, केवल हमको रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से मतलब, क्योंकि रेट तो रिएक्टेंट पर ही डिपेंड करेगा। अगर आपके पास रिएक्टेंट है नहीं तो रेट का कोई मतलब नहीं। अब आप कहेंगे सर जब बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है,
जब बैकवर्ड डायरेक्शन में आता है भैया तो प्रोडक्ट ही रिएक्टेंट का रोल करता है। तो आपको हमेशा रेट के लिए रिएक्टेंट का ही कंसंट्रेशन है। तो यही आपका लॉ ऑफ मास एक्शन है कि कोई अगर सबस्टेंस है, कोई पदार्थ है, तो उसका रेट उसी पदार्थ के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। अगर कोई केमिकल रिएक्शन है तो केमिकल रिएक्शन का रेट जो है, जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के एक्टिव मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये आपका लॉ ऑफ मास एक्शन है, लिख लीजिए। In 1819 गुल्डबर्ग Guldberg गुल्डबर्ग एंड वागे WAAGE गुल्डबर्ग एंड वागे gave a law known as law of mass action. Law of mass action. According to him, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे the rate at which a substance reacts is directly proportional to its active mass and the rate of the chemical reaction is directly proportional to product of the active masses of the reactants inverted comma close. Let us consider a simple reaction ये रिएक्शन लिखना है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, A प्लस बी एरो बना के प्रोडक्ट, केवल इतना ही लिखना है। A प्लस बी एरो देके लिखिए प्रोडक्ट। Then according to the law of mass action, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन उसके आगे प्रोपोर्शनलिटी का साइन बनाइए, ये साइन बनाइए, और उसके आगे लिखिए एक्टिव मास ऑफ ई इनटू एक्टिव मास ऑफ बी
हाँ सिंबल में ही ना बोल रहे हैं। इस केमिकल रिएक्शन का रेट मैं लिखवा रहा हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए इनटू एक्टिव मास ऑफ बी। ठीक है, चलिए अब आर करके दोबारा लिखिए रेट ऑफ रिएक्शन। दोबारा लिखिए रेट ऑफ रिएक्शन और इसके बाद प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाइए, वहाँ बराबर लिखिए और बराबर के बाद लिखिए स्मॉल के और फिर एक्टिव मास ऑफ ए इनटू एक्टिव मास ऑफ बी, एक्टिव मास ऑफ ए इनटू एक्टिव मास ऑफ बी। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला हो गया इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। कंसंट्रेशन का ये एक्टिव मास का ये बी का ये लिखिए जरा, वेयर के इज द where K is the rate constant, ORR, velocity constant, while ऐसे लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में ए एंड स्क्वायर ब्रैकेट में बी, ए एंड बी आर द एक्टिव masses of the reactants A and B respectively, reactants A and B respectively। तो ये रहा मास सेक्शन, जरा हेडिंग दे दीजिए, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। law of chemical equilibrium and equilibrium constant, law of chemical equilibrium and equilibrium constant। देखिए जो है इसके लिए हम एक रिएक्शन लेंगे, जनरल टाइप का रिएक्शन होगा जिसमें ए और बी मिलके सी और डी का फॉर्मेशन कर रहे हैं और रिएक्शन देखिए आपका इक्विलिब्रियम में। तो जब इक्विलिब्रियम में है तो अब हम एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ए बी सी डी इनके कंसंट्रेशन का एक रिलेशन बनाएंगे, उसको बोलते हैं जो है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इस रिएक्शन को हम कंसीडर करेंगे और इसकी मदद से हम रिलेशन जो है बनाएंगे। लिखे जाए, कंसीडर ए रिवर्सिबल रिएक्शन, कंसीडर ए रिवर्सिबल रिएक्शन रिएक्शन उतार लीजिए। चलिए देखिए हमने जो रिएक्शन लिया है वो रिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसका मतलब है कि वह इक्विलिब्रियम में होगा। ये जान लीजिए, अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है मींस वह इक्विलिब्रियम में हो। और इक्विलिब्रियम में कब रिएक्शन आता है, अभी डिस्कस हुआ है ना। हाँ, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों सेम होता है तब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन के लिए पहले फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट निकालेंगे, फिर बैकवर्ड रिएक्शन का रेट निकालेंगे और दोनों को आपस में बराबर कर देंगे, रिलेशन हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखिए
then according to the law of mass action, अब नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी RF is proportional to active mass of A into active mass of B। जब फॉरवर्ड में जाएगा तो देखना है कि रिएक्टेंट क्या जाए, क्योंकि हमने बताया था रेट रिएक्टेंट के ही कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए इसका टू बराबर करते हैं RF इक्वल टू KF active mass of A into active mass of B। where Kf is the rate constant, for forward reaction, Similarly, the rate of backward reaction will be अब लाइन उतारिए जो मैं लिखा rate of backward reaction RB proportional to active mass of C into active mass of D, RB is equal to KV और concentration of C into concentration of D, where KV is rate constant for backward reaction। लिख लीजिए, कल मिलेंगे तो इक्विलिब्रियम की बात करेंगे और इसको डिराइव कर देंगे। जो है लिख लेंगे इतना ना केवी को, जैसे केएफ लिखे वैसे केवी लिख लीजिए। केवी इज रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन।